Once again, good morning, dear students. So we are discussing about properties of d block element. Some properties are already discussed in lecture 2 of d block element. This is third lecture in which remaining properties of d block element are discussed. So now, next property is metallic character. Metallic character, as you all know, it is the tendency to lose electrons. Since d block contains all element metals, so these metals have tendency to lose electrons depending upon their variable oxidation state. Generally these metals have tendency to lose electron and they exhibit metallic character. Their metallic character is due to their low ionization energy, and second is availability of vacant d orbital. Due to these vacant d orbitals, there is formation of metallic bonds. Now, in the formation of metallic bond, both Ns and N-1d electrons participate. Greater the number of unpaired electrons in d orbital, stronger is the bonding due to overlapping of unpaired electrons between different metal atoms. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेटालिक बॉन्ड जो बनता है वो बनता है ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ N-1d एंड Ns इलेक्ट्रॉन्स. इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसी वजह से कि यहाँ दोनों ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे डी ऑर्बिटल के अंदर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होने के चांसेस होते हैं. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की यदि हम बात करते हैं तो इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में जो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो हो सकते हैं बेटा इन द केस ऑफ क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3d5 4s1. तो यहाँ पे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे. और यदि आप मिनिमम की बात करते हो तो वो नो डाउट आपका लास्ट एलिमेंट के केस में होगा जिंक, जिसमें आपके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं 3d10 4s2. तो नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा गया है वो उसी के रिस्पेक्ट में है. देखिए ध्यान से, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड आर देयर फॉर हार्ड मेटल्स. हार्ड इस वजह से होंगे कि इनके केस में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और यदि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ये हार्ड्स होंगे. Whereas zinc, cadmium and mercury are not very hard metal due to absence of unpaired electrons. तो इस चीज़ को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, these are directly proportional to strength of metallic bond. स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड. जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे किसी सेल के अंदर पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में, वैसे वैसे मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी. और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि वो मेटल्स हार्ड होंगे बेटा. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वाई जिंक इज ए सॉफ्ट मेटल वाइल कैडमियम और क्रोमियम इज हार्ड. तो उसका रीज़न ये है कि क्रोमियम के केस में हमारे पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिंक के केस में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ जो मेटालिक बॉन्डिंग बनती है वो वीक बनती है एज़ कम्पेयर टू दिस. सो ये ध्यान रखिएगा, इनका मेटालिक करेक्टर होता है ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू विच दे फॉर्म मेटालिक बॉन्ड. And extent या strength of metallic bonding depends on the number of unpaired electrons. Greater the number of unpaired electrons,
more will be the strength of metallic bond. Next property is melting and boiling point. Melting and boiling point also relate with the strength of metallic bond. As we all know, if metallic bond is strong, then more amount of energy will be supplied in order to break those bonds, and hence in such cases melting point and boiling point are usually found to be high. सो वही चीज़ हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा एक बार. Stronger metallic bonds between the atoms of these elements are responsible for the high melting point and boiling point. इनके केस में स्ट्रोंगर मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, इन्हीं वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हार्ड होता है. ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रोंगर इज़ द मेटालिक बॉन्डिंग. इस चीज़ की हम बात कर चुके हैं पिछली प्रॉपर्टी के अंदर कि जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटालिक बॉन्डिंग जो है उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये आपने थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा. एटमाइजेशन एक तरीके से मेल्टिंग पॉइंट के सिमिलर होता है बेटा. इस पर्टिकुलर केस में आप ऐसा बोल सकते हो. और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को यूजुअली हम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास Cl2 गैस है, तो इसको जब हम 2Cl गैसियस एटम में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि आप 3D 4D और 5D सीरीज़ की बात करते हो तो जो हायर सीरीज़ है मीन्स 4D एंड 5D, दे form complexes in which frequent metal-metal bonding is observed. Frequent metal-metal bonding is observed means ये ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनके अंदर मेटल और मेटल के बीच बॉन्ड बनते हैं बेटा. बहुत कॉमन होते हैं फॉर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. बट यदि आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हो तो ये इस तरीके के कंपाउंड बहुत कम बनाते हैं जिनमें मेटल मेटल के बीच बॉन्डिंग होती हो. लास्ट इसी में देखिएगा, यदि आप इनकी मेल्टिंग पॉइंट की वेरिएशन देखते हो तो अभी हमने देखा था कि क्रोमियम जो था इसमें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए थे. तो 1 से शुरू होकर 6 तक आप जाओगे, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ करेगा बेटा. लेकिन जैसे ही आप 7, 8, 9 और 10 की तरफ आओगे, इस तरफ आने पे पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा डी ऑर्बिटल में. और जब पेयरिंग होगी तो जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिक्रीज़ होंगे और उनके डिक्रीज़ होने से जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ करेगा. तो यदि हम ओवरऑल वेरिएशन की बात करते हैं इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की, तो स्टार्टिंग में जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं, एक मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं मीन्स क्रोमियम की तरफ, और उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू कर देते हैं. स्टार्टिंग में इंक्रीज इसलिए होते हैं कि नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से जो मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है. बट जैसे ही आप मिडल के बाद एंड ऑफ द सीरीज़ की तरफ मूव करते हो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डिक्रीज़ होना शुरू कर देते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होना शुरू करेंगे तो मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक बनना शुरू होगा और इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ कर जाता है बेटा. लास्ट पॉइंट है, ये ध्यान से रखिएगा आप. एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज एंड टेक्नीशियम can be explained on the basis of exactly half-filled electronic configuration. As a result, the electrons are held tightly by the nucleus so that delocalization is less and the metallic bond is much weaker. यदि आप मैग्नीज़ की बात करते हो तो मैग्नीज़ 3d5 होता है बेटा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है. इसी वजह से न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रोंगली बाउंड करके रखता है, और जब ये स्ट्रोंगली बाउंड होंगे तो इनकी जो डीलोकलाइजेशन है मेटालिक लैटिस के थ्रू वो कम हो जाएगी.
तो डिलोकलाइजेशन कम होने की वजह से यहाँ जो मेटालिक बॉन्ड बनता है वो वीक बनता है। इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली लो होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी बेटा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं या इनके कंपाउंड्स वो कैटलिस्ट का काम करते हैं बेटा। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को एल्टर्स कर सकते हैं, मींस डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर वो कोई केमिकल चेंज नहीं होने देते हैं। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन दे रीजनरेट एट द एंड। जिस फॉर्म में आपने लिया होगा कैटलिस्ट उसी फॉर्म में बाद में रीजनरेट कर जाता है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनकी किस वजह से होती है, उसके दो रीजन्स हैं बेटा। फर्स्ट रीज़न ये है कि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसका रीज़न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड सेकंड रीज़न ये है कि ये अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्टिंग स्पीसीज़ को, जिस पे फ्री वैलेंसीज होती हैं। तो बेसिकली होता ये है कि रिएक्टेंट को ये अपनी सरफेस दे देते हैं होने के लिए। इन दो रीजन्स की वजह से ये जो हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट या कंपाउंड ये कैटलिस्ट का काम करते हैं बेटा। देखिएगा एक बार, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट। देयर कैटालिटिक एक्टिविटी इज ड्यू टू following reasons, variable oxidation state, and they provide surface area with free valencies to the reactant। एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है बेटा। यदि मान लीजिए A और B आपके पास रिएक्टेंट है, किसी कैटलिस्ट C की प्रेजेंस में यदि ये रिएक्शन होती है तो ये कैटलिस्ट इनको अपनी सरफेस देता है होने के लिए, और यहाँ बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड डिकम्पोज होने के बाद आपको प्रोडक्ट देगा, और कैटलिस्ट जो है वो लास्ट में रीजनरेट कर जाता है। सो दिस इज सिंपल मैकेनिज्म बिहाइंड देयर कैटालिटिकल एक्टिविटी। दो वजह से कैटलिस्ट का ये काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दूसरा इनके पास फ्री वैलेंसीज होती हैं और ये अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्टिंग स्पीसीज़ को। कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हैं जो आप याद रखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट के। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनको एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है बेटा। फर्स्ट, आयरन। दिस इज़ वेल नोन कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, अमोनिया बनाने की होती है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो आयरन जो है वो वहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। सेकंड, TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड along with AlEt3। ET स्टैंड फॉर इथाइल ग्रुप। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है बेटा, जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में काम आता है। ये जो आपका लिखा गया है HDPE, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। पॉलीमर में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप ये याद रखिएगा कि TiCl4 एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल के साथ कंबाइन करके या एक कैटलिस्ट की फॉर्म में काम करता है, और ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के काम आता है। थर्ड, कॉपर थोरियम एलोए। ये एक और नेम रिएक्शन है बेटा, फीजर ट्रॉप्स प्रोसेस होती है जिसमें हम गैसोलीन बनाते हैं। फोर्थ, PdCl2 प्लेटिनम क्लोराइड। वेकर प्रोसेस है जिसमें इथाइन को इथेनॉल में चेंज किया जाता है। इथाइन इज़ यूर नथिंग बट दिस इज़ एसिटाइलिन, कॉमन नेम होता है, और इसको चेंज किया जाता है इथेनॉल में, CH3CHO में। तो इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है PdCl2।
Last is your nickel, and this is used for your hydrogenation of oils to fat, या इसका हम मेटालिक हाइड्रोजनेशन में भी यूज़ करते हैं। अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड कंपाउंड्स में ये चेंज करता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी एक कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा, एंड दैट कैटलिस्ट इज V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक रिएक्शन होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और O2 मिलकर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाते हैं बेटा। तो इस प्रोसेस को जो कैटलाइज करता है वो V2O5 होता है, और ये भी डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। इसके अलावा एक कैटलिस्ट आपको और ध्यान रखना है, एंड दैट कैटलिस्ट इज MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। ये पोटेशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन कराता है। KClO3 को जब हम डिकम्पोज कराते हैं O2 में, ऑक्सीजन में, तो उस पर्टिकुलर केस में MnO2 कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये 6 से 7 एग्जाम्पल्स हैं जो आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं बेटा एग्ज़ाम के अंदर। इंटरस्टिटियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें स्मॉल नॉन मेटालिक एलिमेंट किसी भी मेटल की लैटिस के अंदर जो वैकेंट स्पेसेस होते हैं, जिनको हम इंटरस्टिटियल साइट्स कहते हैं, वहाँ जाके ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल्स बहुत इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स बनाते हैं, और उसका रीज़न यही होता है कि इनका जो इंटरस्टिटियल साइट होता है, या हम ये कहें कि इनकी लैटिस में वैकेंट स्पेसेस होते हैं, और उन वैकेंट स्पेसेस के अंदर जो स्मॉल नॉन मेटालिक एलिमेंट हैं, जैसे बोरोन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये बड़ी आसानी से वहाँ प्लेस हो जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स। इनकी एक खास बात होती है बेटा, ये नॉन स्टिचोमेट्रिक नेचर के होते हैं। नॉन स्टिचोमेट्रिक का मतलब होता है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करते। वैसे तो ये सॉलिड स्टेट का पार्ट है, वहाँ हम इनकी बात करते हैं सॉलिड्स की, बट अभी के लिए आप याद रखिएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को ये फॉलो नहीं करते हैं। तो interstitial compounds are those compounds which are formed when small atoms, like hydrogen, carbon, nitrogen, boron, etc. are trapped inside the crystal lattice of metal. Examples यहाँ दिए गए हैं, TiC, टाइटेनियम कार्बाइड, Fe3H, ZrH1.92। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था बेटा, ये कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है वो 1.92 है, डेसिमल वैल्यू है बेसिकली एक। Interstitial compounds are well known for transition metals because their lattice contains vacant spaces। इसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, जिनको हम interstitial sites कहते हैं, in which smaller atoms like carbon, hydrogen, nitrogen, boron etc. are easily occupied। तो ध्यान रखिएगा इंटरस्टिटियल कंपाउंड हैं क्या और कब ये बनते हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें मेटल लैटिस के अंदर स्मॉल नॉन मेटालिक एलिमेंट्स फिट हो जाते हैं, और ट्रांजिशन मेटल इनको इसलिए बनाते हैं कि इनकी इंटरस्टिटियल साइट जो बनती है, या लैटिस में जो वैकेंट स्पेस होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि उसमें ये एलिमेंट बड़ी आसानी से फिट हो जाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स की, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इनमें से जनरली जो इम्पोर्टेंट है, जो आप याद रखोगे, थर्ड थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है,
they exhibit electrical and thermal conductivity. Transition metal carbide are chemically inert and extremely hard like diamond. इनके जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं. एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दोज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. जो केमिकल प्रॉपर्टी है इनकी वो ट्रांजिशन मेटल के जैसी ही होती है बेटा. हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है देन प्योर मेटल्स. दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन एंड नॉन स्टिचोमेट्रिक इन नेचर. इस चीज़ का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ. फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन. ऐसा देखा जाता है कि ट्रांजिशन मेटल्स के जो आयन्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं बेटा. इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं कि कलर्ड क्यों है. इसका रीज़न होता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन. डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक डी ऑर्बिटल से दूसरी डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर जाता है और इस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो एनर्जी हमारी विजिबल रीजन में लाई करती है बेटा. तो विजिबल स्पेक्ट्रम से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हायर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं. तो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो एटम एब्जॉर्ब करता है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो हमें दिखाई देता है बेटा. एक बार इसको देखते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे इसको. Such transitions are takes place when a transition metal ion containing incompletely filled d subcell. ध्यान दीजिएगा, incompletely filled d subcell means colored सिर्फ वही कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सबसे पहली चीज़, यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो कंपाउंड कभी भी कलर्ड नहीं होते हैं, कलरलेस होते हैं. Having unpaired electrons absorb visible light radiation of particular wavelength. One color from the white light for excitation of electron and light transmitted by the compounds appear to be colored. एक चीज़ का यहाँ पे जिक्र होगा बेटा, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. मेनली उसको जो हमने पढ़ना है वो नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर. डी सबसेल की यदि हम बात करते हैं तो डी सबसेल में आपको पता है कि हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होती हैं. और ये पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है और इनको हम डीजेनरेट बोलते हैं. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. लेकिन जब कंपाउंड्स बनते हैं मींस लिगेंड्स या और ग्रुप किसी ट्रांजिशन मेटल को अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे ये जो डीजेनरेसी है, 5 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम थी, ये 2 लेवल्स में ब्रेक कर जाती है बेटा. एक लेवल जिसमें 3 ऑर्बिटल होती हैं और एक जिसमें 2 ऑर्बिटल होती हैं. जिसमें 3 ऑर्बिटल होती हैं इसको हम T2z कहते हैं और इसको EZ कहा जाता है. तो नॉर्मली ये जो आपने जिक्र किया है ना डी ट्रांजिशन का, इस डी ट्रांजिशन का मतलब है ट्रांजिशन फ्रॉम T2z ऑर्बिटल टू EZ ऑर्बिटल. तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा अनपेयर्ड और वो कहाँ चला जाएगा? EZ ऑर्बिटल में चला जाता है. तो बेसिकली डी ट्रांजिशन ये है. और इस डी ट्रांजिशन को होने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजने के लिए जो एनर्जी हम देंगे वो एनर्जी विजिबल रीजन की होती है. तो विजिबल रीजन से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा? EZ एनर्जी लेवल पे. तो जिस भी एनर्जी की लाइट को
ये एब्जॉर्ब करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो कलर आपको दिखाई देगा बेटा वो कलर होता है ट्रांसमिटेड लाइट का। मीन्स जो लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद बच जाती है उसको हम ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमारे पास होता है उसमें आपने ये पढ़ा होगा विबग्योर। तो नॉर्मली यहाँ से इंडिगो को हम हटा देते हैं, तो हमारे पास जो स्कीम आएगी वो आएगी कुछ ऐसी। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, वायलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री या कलर होता है वो होता है येलो। मीन्स यदि ड्यूरिंग एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो वायलेट कलर की है, तो हमें जो कलर दिखाई देगा वो येलो दिखाई देगा बेटा। सिमिलरली ब्लू का जो ट्रांसमिटेड या कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो होता है ऑरेंज। यदि ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब की है इलेक्ट्रॉन ने तो हमें जो कलर दिखाई देगा वो देगा ऑरेंज। एंड सिमिलरली ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो होता है रेड। तो यदि ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग एक्साइटेशन प्रोसेस, हमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रेड कलर का दिखाई देगा, बेसिकली कलर जो हमें दिखाई देगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। दो बातें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बेटा। फर्स्ट कि कलर किस वजह से होता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। एंड सेकंड, हमें जो कलर दिखाई देता है वो कलर ट्रांसमिटेड लाइट का होता है बेटा। और इन कलर्स को आप कैसे याद रखोगे वो हमने आपको अभी बताया है। वायलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर था वो येलो था, ब्लू का ऑरेंज और ग्रीन का रेड। सेकंड चीज़ ये है कि कलर सिर्फ वही कंपाउंड शो करेंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लास्ट जो पॉइंट यहाँ लिखा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। ट्रांजिशन मेटल आयंस हैविंग D0 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर ऑलवेज कलरलेस। जिन कॉन्फ़िगरेशन में D0 आता है या D10 आता है वो हमेशा कैसे होंगे, कलरलेस। तो यदि मैं बात करूं स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की या Zn2 पॉजिटिव की, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आपको पता है 3D0 होता है, जिंक की बात करोगे 3D10 है। तो ये दोनों ही आयन कैसे होंगे, कलरलेस। और कलरलेस को जनरली हम वाइट कहते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कोई और यदि आयन हम कंसीडर करें, मान लीजिए हमने कोई आयन कंसीडर किया Fe2 पॉजिटिव। अब Fe2 पॉजिटिव का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा 3D6। और 3D6 की यदि आप बात करोगे तो 3D6 में आप देखोगे कि हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, कलर्ड होगा बेटा। तो एक चीज़ मैं यही बता देता हूँ, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो D0 होते हैं बट वो कलर्ड होते हैं बेटा। और इसमें दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं जो हमने डील करने हैं। वन इज़ डाइक्रोमेट आयन C2 क्रोमियम Cr2O72 नेगेटिव एंड वन इज़ MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन। तो यदि आप यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये +6 आएगा, मैग्नीज़ का निकालोगे तो ये +7 आएगा। तो यदि आप यहाँ क्रोमियम या मैग्नीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो 3D0 आएगा बेटा। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो कलरलेस होने चाहिए, बट एक्चुअल में ये दोनों कलर्ड कंपाउंड होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन दो पर्टिकुलर केस के अंदर यदि मैं बात करता हूँ MnO4 माइनस और Cr2O72 नेगेटिव, एक दूसरा फिनोमिना ऑपरेट करता है जिसको हम चार्ज ट्रांसफ़र कहते हैं।
चार्ज ट्रांसफ़र फिनोमिना, ये कलर्ड होते हैं ड्यू टू दिस फिनोमिना। इससे पहले जो हमने बात की थी वो थी ड्यू टू डी ट्रांजिशन। यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होती है बट ये कलर्ड है, और इस फिनोमिना को कहा जाता है चार्ज ट्रांसफ़र। चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? यदि हम मैग्नीज आयन की बात करें एक बार, पर मैग्नेट आयन की, तो बेसिकली यहाँ पे होता ये है, ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ कुछ चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे ऑक्सीजन हमें पता है यहाँ ऑक्साइड की फॉर्म में है, और ऑक्साइड हमें पता है O2 माइनस होता है बेटा, और Mn जो है वो यहाँ +7 है। तो होता ये है यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र होगा, और चार्ज ट्रांसफ़र होने की वजह से O2 नेगेटिव जो है O नेगेटिव में चेंज होता है कुछ टाइम के लिए, और Mn+7 जो है वो Mn+6 में चेंज होता है कुछ टाइम के लिए। तो ये जो कन्वर्जन हुआ है, जैसे ही ये Mn+6 में चेंज होगा, अब Mn+6 में चेंज होने के बाद जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा बेटा 3D1। और 3D1 का मतलब है कि यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में। तो फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डी ट्रांजिशन पॉसिबल होती होगी। तो बेसिकली चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ये कलर्ड हैं, और इस चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब आप समझिए कि यहाँ ऑक्साइड से कुछ टाइम के लिए, जब बहुत छोटे टाइम के लिए चार्ज ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ऑक्साइड टू मैग्नीज एटम, और उसी चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से मैग्नीज जो है कुछ टाइम के लिए +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो दोनों केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो कलर है वो चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किन्हें कहा जाता है? देखिए एक बार, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज इन विच द मेटल आयन binds a number of anion or neutral molecules having lone pair of electrons. These ions or molecules are called ligands. इसकी हमने कल सेकेंड लेक्चर में बात की थी बेटा। ligands ऐसे हैं जिनके अंदर मेटल होगा, और मेटल एक फिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रल या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से बाउंड होता है, जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स का कल एग्जाम्पल लिया था NiCO4, और यदि आपको याद है तो CO जो है वो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड था, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाने की टेंडेंसी रखते हैं बेटा। किस वजह से ऐसा होता है ध्यान रखिएगा। फर्स्ट रीज़न है दे हैव स्मॉलर साइज एंड हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। इनका साइज स्मॉल है और हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है, विच फैसिलिटेट द एक्सेप्टेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यदि है और वो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ये कब कर सकता है बेटा? उसकी दो रीजन्स हो सकते हैं। एक, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, और दूसरा क्या है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, मीन्स ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में ये दोनों ही चीज़ें होती है बेटा। वैकेंट डी भी होता है, और दूसरा क्या है कि इनका साइज स्मॉल होता है और हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है इनके ऊपर। तो उसी वजह से ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को ले पाते हैं। सेकेंड रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया है कि दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये ऑलरेडी हम सारे की सारे डिफाइन कर चुके हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कोई प्रॉपर्टी